नमस्कार। कोविड ओपीडी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे जारी है। हालांकि सरकारें अभी सावधानी बरतने की अपील कर रही हैं और इसी को लेकर इंडिया न्यूज ने ओपीडी कार्यक्रम की शुरुआत की है। एक पहल की है जिसके तहत आप अपने घर पर बैठकर डॉक्टर से कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर के सलाह ले सकते हैं। और ऐसे ही सलाह, क्योंकि आप घर पर रह करके जब कोरोना संक्रमण से जंग लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए बहुत सारे ऐसे एहतियाती कदम हैं जो कि आप उठा सकते हैं, जिसके जरिए आप न सिर्फ अपने आप को इस संक्रमण से बचा सकते हैं बल्कि अपने परिवार के बाकी सदस्यों को भी बढ़ते संक्रमण के इस दौर में आप उनको सुरक्षित रख सकते हैं। हालांकि दूसरी लहर का जो खतरा है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, लेकिन अभी भी आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, अभी भी आपको एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है। और इसीलिए हमारी कोशिश यही है कि आपको सही सलाह एक्सपर्ट के जरिए आप तक पहुंचाई जा सके। अफवाहों का जो बाजार इस वक्त गर्म है, अलग अलग तरीके से जो अफवाहें चल रही हैं उन पर आप कतई भरोसा ना करें और असल सच्चाई आप तक पहुंचाने की ये इस मुहिम के जरिए हमारी कोशिश है। और आप ये मौजूदा वक्त में कई ऐसी चीजें भी हैं, क्योंकि कोरोना अलग अलग रूप के जरिए आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करने के लिए अलग अलग कोरोना के वेरिएंट भी सामने आ रहे हैं। और ऐसे में एक डेल्टा वेरिएंट जिसको लेकर के जानकारी सामने है वो हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी रहे हैं। लेकिन ऐसे में डेल्टा वेरिएंट के इस संक्रमण से कैसे हमें बचना है, जरा उसको समझ लेते हैं। डॉक्टर सुकांत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में। और शुरुआत में आपसे आप इस डेल्टा वेरिएंट को लेकर के ही करना चाह रहा हूं कि आज डेल्टा वेरिएंट का खतरा जब पूरे प्रदेश और देश के जनता के सामने है, तो ऐसे में कैसे बचा जाए और क्या उसके सावधानी भरे कदम हो सकते हैं? नमस्कार सर। जी जी सर, डेल्टा वेरिएंट जो अभी अपने सामने है, मौजूदा स्थिति है, उससे लड़ने का सबसे बेसिक उपाय तो यही है सर कि अपने को सबसे पहले जो निरंतर रूप से कोविड से लड़ने के लिए हमें जो सावधानी बरतनी है उन्हें हमें कंटिन्यू रखना है। वैक्सीनेशन पे ज्यादा जोर देना है हमें। हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है सुकांत जी, आप बताइए। सर जी, वैक्सीनेशन पे ज्यादा जोर देना है हमें जी। और धीरे धीरे जैसे जैसे डोज जो है अपने यहाँ वैक्सीनेशन के बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे अपने कोरोना से जो है संक्रमित लोगों की संख्या भी गिरती जाएगी। और बिल्कुल, और कोरोना की जो संक्रमण है उसको हमें धीरे धीरे कम करना है। इसके लिए सबसे ज़रूरी यही है कि आपको बचाव के कुछ रास्ते अपनाने होंगे और इन्हीं बचाव के रास्तों के जरिए आप बढ़ते संक्रमण के इस दौर में अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन कई महत्वपूर्ण चीज़ें और भी हैं। डेल्टा वेरिएंट को लेकर के भी हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के मन में एक बड़ा खतरा इसी बात को लेकर ज़्यादा है डॉक्टर सुकांत कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है इसके लक्षण कुछ अलग हैं। क्योंकि हमने देखा पहली लहर में भी और दूसरी लहर तक अलग अलग रूप कोरोना ने अपने बदले हैं और इन्हीं अलग अलग रूपों की पहचान करने के लिए लोगों में एक असमंजस की स्थिति बनी। शुरुआत में माना गया कि बहुत तेज बुखार हो सकता है, आपको जुकाम हो सकता है, आपको खांसी हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे कोरोना ने अपने रूप बदले दूसरी लहर तक, तो उसमें कुछ और चीजें नई, उसके लक्षण बदलते चले गए। तो अब डेल्टा वेरिएंट की पहचान हम कैसे करें, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं सर, जरा हमारे दर्शकों को वो बताइए। सर, डेल्टा वेरिएंट में सबसे पहले तो हमें ये रहता है कि जो बेसिक जो लोगों को कोविड हो चुका है, दो लोग हैं इसमें, एक जिनको कोरोना पॉजिटिव होकर जो स्वस्थ हो चुके हैं, एक जो है जिनको कोरोना से अभी भी बचा जा रहा है। तो सबसे ज्यादा जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं अपने, वो हमें जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स को लेके आ रहे हैं उनको हमें बचाने की कोशिश करना है। जी ठीक है, तो हमें बाकी सभी लोगों को बचाने की कोशिश करनी होगी और इस दौरान आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। जितने भी दर्शक इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो अपने कोरोना संक्रमण को लेकर के कोई भी सवाल है, उनके मन में कोई भी शंका है, तो आप इस मंच के जरिए जुड़ करके हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हैं डॉक्टर सुकांत श्रीवास्तव, आप उनसे किसी भी तरीके का कोरोना संक्रमण से जुड़ा कोई भी सवाल कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी शंका है तो उसको दूर करने के लिए ही ये एक पहल इंडिया न्यूज की तरफ से की गई है और इस मुहिम का आप भी हिस्सा बन सकते हैं। आप जान सकते हैं, अगर आपको किसी तरीके की कोई जानकारी कोरोना संक्रमण को लेकर के हासिल करनी है तो ये एक बेहतर मंच है जहां से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं,
हम बात इसको लेकर के भी कर रहे हैं सर कि तीसरी लहर की आशंकाएं हैं और अलग अलग एक्सपर्ट्स कई शोध में ये माना जा रहा है कि तीसरी लहर अगर आएगी, जिसकी संभावनाएं जताई जा रही हैं, तो इसमें बहुत हद तक नुकसान होने वाला है। इसमें सबसे ज्यादा जो संक्रमित होंगे वो हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो हमें उनको कैसे बचाना होगा, उनके लिए हमें क्या एहतियाती कदम उठाने होंगे? सर जरा इसके बारे में भी इस पर जरा नजर दौड़ाइए। सबसे पहले तो सर बच्चों को जो लेके हमें प्रिकॉशन लेने हैं वो यही लेना है कि जहां तक हो सके बच्चों को बाहर ले जाने से रोका जाए। इसके अलावा घर में जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें अपने हिसाब से मतलब प्रिकॉशन लेते हुए बच्चों से दूर रहा, और जी। जो अनवैक्सीनेटेड पीपल हैं जिन्होंने अभी भी अपने आप को वैक्सीनेटेड नहीं किया है वो थोड़ा सा बच्चों से दूर रहे। जी ठीक है, तो ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है, घर के से हैं, तो वो जी। छोटे बच्चों से थोड़ा सा डिस्टेंस जरूर बना करके रखें। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि इसमें छोटे बच्चों के लक्षण क्या हो सकते हैं? हमने देखा सर, आपने बताया भी, इसके बारे में जानकारी दी, जो बड़े लोग हैं, वयस्क जो हैं, उनमें लक्षण कुछ ऐसे होते हैं कि बुखार आता है, खांसी जुकाम, ये इस तरह लक्षण होते हैं। लेकिन छोटे बच्चों में क्या लक्षण हो सकते हैं, उनको हमें कैसे पहचानना होगा? क्या बदलाव हो सकता है छोटे बच्चों में? सर फीवर मोस्ट कॉमन चीज है सर आज की डेट में, बुखार जो कि अपने को पहले बड़ों में भी जो चीजें आ रही थी। फिर तापमान की हाई है और दवाइयों के द्वारा अगर उनको अपन नहीं रोक पा रहे हैं, बुखार नहीं उतर रहा है बच्चों का, वो भी एक रीजन है कि हमें इसके बाद उनका एक बार टेस्ट करवा लेना चाहिए। दूसरी चीज जो मैंने आपको मेन बताया कि घर में अगर लोग वैक्सीनेटेड हैं या जिसका आ रहा है, अगर वो लोग पूर्णतः स्वस्थ हैं तो हमें वो बीमारी बच्चों तक पहुंचने में थोड़ी सी कठिनाई रहती है, जो ट्रांसफॉर्मेशन जो अपना होता है। तो हमें सबसे पहले मेन चीज वही ध्यान रखनी है। और बच्चों को अगर बुखार या बुखार के अलावा कंटिन्यू लंबे समय तक अगर अपने को रह रहा है तो हम ये जान सकते हैं कि उन्हें हो सिम्टम्स हो सकता है। जी, अब हम, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में और भी कुछ सवाल हैं, जरा वो भी आपसे कर लेते हैं। एक सवाल अक्सर ये भी सामने आता है कि अब अनलॉक धीरे धीरे शुरू हो चुका है, कई जगहों पर अब आवाजाही दोबारा से शुरू हो चुकी है, औद्योगिक क्षेत्र खुल चुके हैं, रोजमर्रा के कामों के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं, सड़कों पर भीड़ शुरू हो गई है, बाजारों में एक बार फिर से कुछ ऐसे ही हालात जैसा कि पहले हमने देखे थे वैसे शुरू होने लगे हैं। लापरवाही, इन बातों का ध्यान रखना है, हमें आगे भी बचे रहना है, तो हमें अब किन किन बातों का और ध्यान रखना होगा, कुछ और एडिशनल की हमें और खास तौर पर ध्यान रखना होगा? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगाना, ये कुछ बुनियादी चीजें हैं जो कि पहली लहर से ही हम सीखते चले आ रहे हैं। लोगों को इस सब के बारे में जानकारी भी है, लेकिन अभी भी कुछ और चीजें क्या इसमें हम जोड़ सकते हैं? किन चीजों का और ध्यान होगा सर हमें? सर हमें गैदरिंग कम करनी चाहिए, जो हमारी भीड़ एकदम से उमड़ रही है, हमें उन चीजों, हमें जो लोगों में जो भी गेट टुगेदर, या अब सर जैसे धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है तो लोगों कार्यक्रम, अपने पारिवारिक कार्यक्रम कर रहे हैं, शादी ब्याह जैसी चीजों में जहां बहुत जरूरी हो जितने कम से कम लोग रहें, क्योंकि सर रोजमर्रा डेली यूज में चीजों में इन सारी चीजों को अपन रोक नहीं सकते। तो ये जो भी आमतौर पर गैदरिंग या सारी चीजें हो रही हैं उनमें हमें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए ताकि हम संक्रमण से और बच सकें, बेहतर ही दूर रह सकें। ये सारी चीजें सर हो सकती हैं। कई सवाल इस तरह आते हैं, और बीच में देखा भी था कि वैक्सीन का कॉकटेल हुआ, पहली डोज कोवैक्सीन की लग, दूसरी डोज कोविशील्ड की लग गई, तो ऐसे केसेस में अब क्या करना चाहिए जिन लोगों को ऐसा हुआ? हालांकि कुछ केसेस ऐसे सामने आए थे, तो इस दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना है? हमें एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए या फिर इस पर ट्रायल चल रहे हैं? हालांकि अलग अलग देशों में क्योंकि वैक्सीन की कमी दुनिया की वैक्सीन कम है, तो पहली डोज अगर जिस भी वैक्सीन की आपको लगी है तो दूसरी डोज अगर आपको जो उपलब्ध है वो सके, इसके लिए शोध भी इस पर क्या ध्यान रखना चाहिए? सर पहली बात तो अगर हमें कोविड मतलब कोवैक्सीन या कोविशील्ड लग रही है तो हमें पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि सर उनका टाइम ड्यूरेशन अलग अलग है। हमें कोवैक्सीन जो लग रही है वो अभी भी 28 दिन से 4 हफ्ते से 6 वीक में लग रही है, और कोविशील्ड की जो है अपना अंतर है वो 8 हफ्ते अभी तक बढ़ा दिया गया है। जी, तो सबसे मेन चीज ये है सर कि अगर हमें कोविशील्ड के बाद अगर हम कोवैक्सीन लगती है किसी कारणवश गलती से, तो वो अगर टाइम ड्यूरेशन आपका अगर हो गया है तो भविष्य में हमें ये साइड इफेक्ट जो भी चीजें उसके होने के कम रहते हैं। तो अगर हमें दोनों वैक्सीन का डोजेस कम ड्यूरेशन में लगता है तो उस पर अभी उसके जो प्रिकॉशन है तो फिर हमें वो चिकित्सक जो मुख्य चिकित्सक है उनके अंडर उसमें रह के अपना अगले जो भी ट्रीटमेंट है उसको हमें सेव करके चलना चाहिए।
उसमें जनरली हमें रनिंग हेडेक वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है, और अगर हमें एकदम से प्रॉब्लम हो रही है तो इस कारण से हमें फिर अंडर डॉक्टर के उसमें ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ेगा। डॉक्टर सुकांत, अभी तक वैक्सीन की 2 डोज हम मान करके चल रहे हैं कि ये दोनों डोज लगनी बहुत हद तक ज़रूरी है। इसके बाद जी हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगी। लेकिन जी ये जो एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगी, हम जी कोरोना से लड़ने के लिए हमारा शरीर तैयार होगा, लेकिन ये कितने समय तक के लिए होगा? क्या ये भी सर, अभी तक कुछ साफ हो पा रहा है कि 1 साल तक ये बिल्कुल एंटीबॉडीज़ बनी रहेंगी, सुरक्षित रहेंगे हम? सर, आइडियली तो मेरा मानना है, जहां तक कि मुझे नॉलेज में है, कि मिनिमम 6 मंथ तक की हमारे यहाँ एंटीबॉडी डेवलप रहती है सर, जो अंदर शारीरिक क्षमता जो बाहर के फॉरेन पार्टिकल से लड़ने के लिए तत्पर रहती हैं। हुँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जो भी 2 डोज की जो अभी अपनी जो है, व्यक्तिगत रूप से अगर किसी आम आदमी को अगर कोई वैक्सीन लग रही है, वैक्सीन के 2 डोज लग रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि हमें मिनिमम 6 मंथ विथ प्रिकॉशन, जो अपने सोशल डिस्टेंसिंग आम चीजों की जो हम प्रिकॉशन लेते हुए चल रहे हैं, तो मुझे लगता है 6 महीने के बाद आगे ऐसा कुछ और सरकार नियम लगाएंगी कि हमें सेकंड के बाद 3rd डोज या 4th डोज, जब धीरे धीरे भारतीय जनता, अपने देश की जनता को सबको वैक्सीन लग जाएगी, तो उसके बाद। जी तो क्या ऐसी संभावनाएँ भी हैं कि अभी तक 2 डोज़ के लिए कहा जा रहा है, आगे ऐसा हो सकता है कि तीसरी डोज़ भी लगानी पड़े अगर तीसरी लहर का संकट बनता है तो? बिल्कुल सर, पर उसका जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइम ड्यूरेशन के बाद फिर हम ये भी देखेंगे सर कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, वो लोग कम बीमार पड़ रहे हैं या कोविड के लक्षण उनमें कम आ रहे हैं। हुँ, तो अभी 2 डोज के बाद हम उसका टाइम ड्यूरेशन ये मान के चल रहे हैं कि 6 महीने तो कम से कम रहेगा एंटीबॉडी का जो भी असर रहता है शरीर में। उसके बाद अगर कुछ रहता है तो सर, अभी 6 मंथ कंप्लीट नहीं हुए हैं, फरवरी से लेके अभी तक जो डोज लगना शुरू हुए हैं, हुँ, जिनको सेकंड डोज लग चुका है। तो जी। अगर उसके बाद ऐसा कुछ होता है कि जो प्राइमरी हेल्थ वर्कर, डॉक्टर, पुलिस, जिनको उस समय लग चुका है वैक्सीनेशन, अगर उनको फिर से ऐसा लगता है कोरोना का संक्रमण फिर से बढ़ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार फिर तीसरे डोज या आगे कुछ इस बातों में विचार करेंगी। हुँ। छोटे बच्चों के लिए भी वैक्सीन्स के ट्रायल चल रहे हैं। तो जी डॉक्टर सुकांत, इसमें जो अभी तक कोवैक्सीन या कोविशील्ड, ये 2 जी तरीके की वैक्सीन अभी उपलब्ध हैं और ये लगाई जा रही हैं भारत जी के अंदर। तो क्या यही वैक्सीन, इसी तरीके की कुछ वैक्सीन है जो कि छोटे बच्चों को उपलब्ध हो पाएँगी या दूसरी सर, वैक्सीन्स? बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो, जैसे एक 5 ग्राम या 10 ग्राम का एक इंजेक्शन रहता है जो कि बड़ों में लगता है, हुँ, तो हमें ऐसा लगता है कि उसकी मात्रा कम कर दी जाएगी बच्चों के लिए। बाकी जो इम्यूनिटी लेवल है या ड्रग का जो कंटेंट लेवल है, वो शरीर बच्चों का या बड़ों का होगा तो उसमें सेम ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से। हुँ। ठीक है, तो उम्मीद कब तक है सर? आपको क्या लगता है आपके अनुभव के आधार पर कि ये जो वैक्सीन्स के ट्रायल हैं कब तक पूरे हो सकते हैं? और अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पर अगर माने तो कब तक ये उपलब्ध हो सकती है? क्योंकि तीसरी लहर की आशंका है, तो ऐसे में हर कोई चाहता है कि छोटे बच्चों को भी वैक्सीनेट किया जा सके। सर, जहां तक मेरा अनुमान है सर, तीसरी लहर का जो भी मतलब लोग डर रहे हैं या जो आने का संकट है, वो मुझे ऐसा लगता है कि सर अगस्त से सितंबर माह तक की ऐसा हो सकता है तीसरी लहर का जो है। उसके पहले बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों में भी वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी वैज्ञानिक और जो सारे लोग हैं वो लगे ही हुए हैं इस कार्य में निरंतर, और मैं उस चीज का भी अप्रिशिएट भी करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी हम बच्चों को भी वैक्सीनेशन के लिए तत्पर कर पाएंगे, मेडिसिन वैक्सीनेट। ठीक है डॉक्टर सुकांत, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं अब उन लोगों की भी, ऐसे मरीजों की भी जो कि आज भी कोरोना से संक्रमित हैं, अपने घर पर रह कर के कोरोना से के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर वो कोविड केयर सेंटर में वो इस वक्त हैं और वो इलाज ले रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो घर पर हैं इस वक्त और घर पर रह कर के कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए इस दौरान क्या खास चीज़ें हो सकती हैं? वो अगर टेस्ट करवा चुके हैं, उनका पॉजिटिव आ चुका है कोरोना टेस्ट रिपोर्ट, तो उसके बाद अब उन्हें क्या करना होगा? क्योंकि सबसे पहले, क्योंकि लोगों के मन में एक डर हो जाता है कि कोरोना का संक्रमण हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाए। तो सबसे पहले हम तो यही सलाह दे रहे हैं कि घबराना बिल्कुल भी नहीं है, घबराने से कुछ नहीं होगा, बस आपका मनोबल आपको बनाए रखना है और जो एक्सपर्ट के द्वारा जो सलाह दी जा रही है उनको फॉलो करना है। और इसलिए हमारी कोशिश इस मुहिम के जरिए यही है कि हर एक नागरिक तक जो कि संक्रमित हो चुका है या संक्रमण से बचना चाहता है, उनके लिए जो एक्सपर्ट के द्वारा सलाह दी जा रही है वो उन तक पहुंचाई जा सके। और इसीलिए डॉक्टर सुकांत, हमारी कोशिश यही है कि आपके द्वारा जो सलाह है वो हमारे जितने भी दर्शक हैं उन तक पहुंचाई जा सके। तो ऐसे मरीजों के लिए या फिर ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या सलाह होगी सर? सर, सबसे मेन चीज होती है सर, साइकोलॉजिकली आपको स्ट्रांग रहना है। मानसिक रूप से अगर आप स्ट्रांग हैं
मैं जानता हूँ टेस्ट हुआ है, कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है जिससे हम सब जूझ रहे हैं। हमें अपना मनोबल नहीं तोड़ना है, मानसिक संतुलन को बिल्कुल बरकरार रखना है, फैमिली में एक दूसरे को घबराने नहीं देना है, एक दूसरे की ताकत बनना है, अपना ऑक्सीजन लेवल जो है आपका जी SpO2 लेवल को अपने को मेंटेन रखना है। अपने पास एक छोटी सी मशीन रहती है। हमें पौष्टिक खाना खाना है जो कि हमारा प्रोटीन इंटेक बढ़ाए, शरीर में वीकनेस ना हो, ऐसी चीजों का ध्यान रखना है। घर के जो नुस्खे रहते हैं, जो बड़े बुजुर्ग करा करते थे, भाप लेना, हल्दी वाला दूध पीना, ये सारी चीजें हमें कंटिन्यू रखनी है। और मेन चीज है टेंशन सर। अगर आप दिमाग से टेंशन लेंगे, बिल्कुल आपको अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं डालना है, आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको ज़्यादा इस बारे में घबराना नहीं है। बस आपको अपने मन में एक दृढ़ इच्छा शक्ति आपको डेवलप करनी होगी। आपको ये मानना होगा कि आपको कोरोना से जंग जीतनी है और इन्हीं बातों को लेकर के अगर आप आगे बढ़ेंगे, आप इस संक्रमण से बहुत जल्द पार पा सकते हैं। और एक्सपर्ट के द्वारा सलाह आप ज़रूर लेते रहें और किसी भी तरीके की कोई भी अगर आप मेडिसिन लेना चाहते हैं तो वो बिना डॉक्टरी सलाह के बिल्कुल भी ना लें। डॉक्टर सुकांत एक बार फिर से हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुकांत, अपनी बात पूरी कीजिए। जी मैं वही कह रहा था कि अगर हमें ऐसा लगता है कि हम तबीयत हमारी ज्यादा खराब हो रही है, घर में रहकर हम पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए और अपना मनोबल को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। और घर में रह के आप 7 दिन से लेकर 10 दिन में 100% रिकवर हो सकते हैं और बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक है सर, आपने कहा कि भाप लेना चाहिए, जो हमारे घरेलू नुस्खे हैं हमें उनका भी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इस दौरान कहा जाता है कि बिना जानकारी के आपको कुछ नहीं करना है। तो हम अभी शोध के आधार पर ये माने, क्योंकि एक्सपर्ट के द्वारा भी ये बार बार कहा जा रहा है कि आपको भाप ले लेनी चाहिए, लेकिन कितनी लेनी चाहिए ये अभी तक लोगों को जानकारी नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो कि दिन में 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार भी भाप ले लेते हैं और ज़्यादा भाप लेने से भी उनको दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो सही सलाह उनके लिए क्या होनी चाहिए? कितने समय और कितनी बार उनको एक दिन में भाप लेनी चाहिए? सर मैं एक बिल्कुल आपको आपका सवाल का मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैं आपको बताना, आपको गले में खराश, कफ जैसी कोई चीज लग रही है, इसी केस में जब आपको ऐसा कुछ है तो ही हमें भाप लेना है। दिन में हमें सिर्फ मैक्सिमम 2 बार या 3 बार, कम से कम 4 से 6 घंटे के अंतराल में भाप लेना है और इसके अलावा हमें बार बार भाप नहीं लेना है। और तब जब भी लीजिए जब आपको खराश, कफ या ऐसा लग रहा है सांस लेने में नाक बंद है तो ही लेना है। ठीक है, आप ये तो हो गया कि हम क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, लेकिन हमें इस दौरान अपनी अगर इम्यूनिटी को बूस्ट रखना है, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि आपको अपनी इम्यूनिटी बूस्ट रखनी है, आपको अपने आप को कुछ ऐसी खाने पीने की चीज़ों को अपनी डाइट के अंदर शामिल करना चाहिए जिससे कि आप अपने शरीर को स्वस्थ बना करके रख सकें। तो लोगों के मन में एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि हम कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें सेवन करना चाहिए, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें इस समय उनको छोड़ देना चाहिए, जो कि हमारे आज शरीर के लिए बहुत हद तक नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। जैसे कि कहा जाता है कि ऑयली फूड इस वक्त हमें आपको नहीं खाना चाहिए। तो अपनी डाइट के अंदर हमें किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए सर, ज़रा ये भी बता दीजिए। हेलो जी डॉक्टर सुकांत, बताइए। जी सर। जी मेरा मानना है सर, पौष्टिक खाना कैसा भी हो, घर का खाना, घर का बना हुआ खाना हमें खाना चाहिए सर। जैसे कि अपना दाल, रोटी, हरी सब्जियां जो कि आपके शरीर को अंदर से इम्यून करती हैं। हमें सर फलों का रस, अनार, संतरा, केला जैसी चीजों को खाना चाहिए जो कि कैलोरी बढ़ाती हैं। सर अगर हम संभव है, सक्षम है, ड्राई फ्रूट्स जैसी चीजों को भी हमें खाना चाहिए सर, ताकि वो आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ाएगी, वीकनेस कम करेंगी। और खाने की जो निरंतर क्षमता है, हम जनरली 2 मील लेते हैं सुबह शाम, तो हमें वो डिवाइड करके चलना है सर। सुबह हमें ब्रेकफास्ट लेना है, 3-4 घंटे बाद हमें फिर कुछ खाना है, फिर कुछ खाना, ताकि हमारा पेट भूखा भी ना रहे, खाली भी ना रहे और प्रॉपर पाचन क्रिया बनी रहे और हमें धीरे धीरे आंतरिक रूप से अंदर से इम्यूनिटी जनरेट होती रहे। तो यानी कि हमें सिस्टमैटिक तरीके से खाने पीने चीज़ों का सेवन करना होगा, बैलेंस डाइट करके। बिल्कुल बैलेंस डाइट इस वक्त बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें एक्सरसाइज भी करनी है। बहुत सारे लोग हैं जो कि पहले तक मॉर्निंग वॉक जाते थे, एक्सरसाइज करते थे, जिमिंग करते थे, लेकिन अब वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये सब चीज़ें अभी खुली नहीं हैं। तो डॉक्टर सुकांत, अब ऐसे में घर पर रह करके
कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं या हमें कैसे व्यायाम करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज ऐसी हैं जो कि हमें नहीं भी करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सांस लेने में जिन लोगों को परेशानी है वो अगर रनिंग करने लगें या ऐसी कुछ एक्सरसाइज कर ले तो उनके लिए बड़ी परेशानी हो जाती है। तो कुछ ऐसी कॉमन एक्सरसाइज जो सभी कर सकते हैं सर, उसके बारे में भी बता दीजिए। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो सर हमें मेन जो है एक्सर्शन वाली कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी, जैसा कि आपने खुद कहा कि रनिंग वगैरह नहीं करना है। और जो लोग एक नॉर्मल वॉक होती है सर, हम वह कर सकते हैं। सर हम एक पेट के लिए भी जो रहता है एब्स की जो एक्सरसाइज होती है सर पेट के लिए, तो वो हम बैठ के कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि सर कई बार हम रहता है कि वीकनेस के कारण हम रेस्ट करते हैं, शरीर में गैस की प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम एक्सरसाइज करते रहेंगे, सीढ़ी चढ़ सकते हैं, ऊपर नीचे 2-3 बार घर पे वॉक कर सकते हैं। योगा सर सबसे बेस्ट है सर, प्राणायाम जो अपन जनरली कहते हैं सर, हमें वो भी घर पे बैठ के कर सकते हैं। तो उन सारी चीजों को जो है हल्के हल्के रूप में, अगर आपकी क्षमता किसी भी रोटेशन एक्सरसाइज को करने की 10 है तो मेरा मानना है आप उसे 5 बार करें और फिर रिपीट करें। इससे आपका शरीर भी जो रहेगा वो बिल्कुल एकदम से एक्सर्शन में नहीं जाएगा और आपकी धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ती जाएगी और आप थोड़े समय के बाद 15 दिन महीने भर बाद अपने निरंतर स्वरूप जो कि आप पहले से जो स्वस्थ थे, आप धीरे धीरे रिकवरी कर सकेंगे। अभी भी डॉक्टर सुकांत ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहली लहर और दूसरी लहर में भी अपने आप को बचाए रखे, सावधानी भरे कदम उन्होंने उठाए और उनको संक्रमण नहीं हुआ, वो अपने आप को बचा सके। तो सावधानी भरे कदम तो बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोरोना का टीका नहीं लगाया है। तो क्या आप मानते हैं कि दोनों लहर बीत चुकी हैं, क्या उनको ऐसा हो सकता है कि माइल्ड उनको सिम्टम्स आए हों, उनको पता ना चला हो लेकिन कोरोना हुआ हो, एसिम्प्टोमेटिक टाइप्स उनको हुआ हो? सर मेरा मानना है सर, पहली बात तो लोगों को इतनी लापरवाही करनी नहीं चाहिए, उन्हें टीका लगा लेना चाहिए कि भाई कितना भी कोई भी रीजन हो। और जो आप एसिम्प्टोमेटिक टाइप की बात कर रहे हैं सर, वो मेरा मानना है कि जो यंग एज के पीपल हैं तो उनको बिल्कुल मैं मानता हूँ कि सर्दी खांसी खराश या इस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आज की डेट में हमें कोरोना की स्पेसिफिक दवाइयां तो नहीं पता है, पर हाँ सर्दी खांसी को रिलेटेड जो भी हम मेडिसिन खा रहे हैं, अगर उसको खाने के बाद अगर उन्हें उससे रिकवरी मिल रही है तो मैं समझता हूं कि हाँ हो सकता है बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक और दोबारा उनको होने की भी कम है, मतलब वैसे नहीं हो, हम तो यही चाहेंगे, बट उन्हें वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। आज के टाइम में एक बहुत खास चीज़ जो कि हमारे साथ जुड़ चुकी है वो है मास्क। बहुत सारे लोगों को ये पहनना पसंद भी हो गया है और बहुत सारे लोग आज भी इससे एतबार करते हैं। उनको पसंद नहीं आता है लेकिन मजबूरी है इसलिए पहनना भी पड़ता है। और हम आजकल ये भी देख रहे हैं ट्रेंड के एक की जगह 2-2 मास्क लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कितना इफ़ेक्टिव है, इसका कितना असर है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि डबल मास्क हमने इस्तेमाल कर लिया है तो जो हम सांस ले रहे थे, अब सांस लेने में कई बार लोग कहते हैं कि डबल मास्क पहन लिया और उसके बाद हमें सांस लेने में कुछ हद तक परेशानी आ रही है, तो ये कितना सही है और कितने इसके लाभ हैं, ये सर इस पर ज़रा बताइए। सर मेरा मानना है एक मास्क लगाइए, परंतु अच्छा रहे, हम उसे चेक कर सकते हैं कि सर मास्क पहन के अगर हम रहे हैं बाहर से कोई हवा तो नहीं आ रही है, हम 2 मास्क लगाएंगे, पतले मास्क लगाएंगे, वो हमारा मेन उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि सर इसको अगर हम किसी से बात कर रहे हैं या अगला कोई हमसे बात कर रहा है तो इन्फेक्शन का आदान प्रदान ना हो जी। 2 मास्क लगाना बिल्कुल मैं मानता हूं कि जो लोग कंटिन्यू पब्लिक के प्लेस में जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं या जिनका लोगों से आना मिलना आपस में मिलना जुलना ज्यादा है तो वो डबल मास्क लगा सकते हैं, परंतु हम कोशिश करें हम एक ही मास्क लगाएं, सर्जिकल मास्क जैसा कि मैंने अभी लगाया हुआ है, हम इसे एक दिन में यूज करके डिस्पोज कर दें। तो उससे ये रहेगा कि इन्फेक्शन आगे बढ़ेगा नहीं। डबल मास्क लगाने से सर कई बार बिल्कुल मैं मानता हूं कि कंटिन्यू लगाने से कई बार सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, और उसका रीजन ये है कि हम कंटिन्यू लोगों से मिल रहे हैं। हम अगर लोगों से मिलना या जितना जरूरी है उचित दूरी में मिलकर अगर हम करें तो हमें डबल मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुकांत श्रीवास्तव, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। कई महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि आपने इस मंच के जरिए साझा की और हमारे दर्शकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।